हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और नित्य क्लासों के समान ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासों में अपन ने जो राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन किया, तीनों विद्वानों के आधार पर अपने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करके और उससे बनने वाले क्वेश्चनों को अपने हल किया है। उनको एक एक करके अच्छी तरह से डायग्राम से समझते हुए नोट कर लेना और उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला राजस्थान के भूगोल से ही जो प्रत्येक कंपटीशनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना करके लाता है। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से क्वेश्चन बना करके आते हैं, जिसको आप सब जानते हैं, राजस्थान का नदी प्रवाह तंत्र। ये राजस्थान का नदी प्रवाह तंत्र है। ठीक है, राजस्थान का नदी प्रवाह तंत्र, नदियों के बारे में अध्ययन किया जाता है और आरएस में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड राजस्थान के जितने भी कंपटीशन के नाम से पटवारी वगैरह, राजस्थान पुलिस, जितने भी कंपटीशन होते हैं इनमें राजस्थान आपको तंत्र से संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आते हैं। आप इनको अच्छी तरह से समझते हुए एक एक नदियों के बारे में अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। तो यहाँ के नदी प्रवाह तंत्र को समझने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूँगा, उनको समझना। जैसे अपवा तंत्र क्या है, अपवा तंत्र। दूसरा नदी बेसिन, नदी बेसिन। बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं, सर अपवा तंत्र क्या है, नदी बेसिन क्या है। ऐसी चीजें ये प्रवाह तंत्र पढ़ते समय आएंगी और आप इसमें सस्पेंस में मत पढ़ना। अपवा तंत्र एक तरह से नदियों का जाल है जो कि एक तंत्र बनाता है, प्रवाह तंत्र है नदियों का प्रवाह तंत्र। बहती हुई नदियां, एक नदियां और उसकी सहायक नदियां बहती हुई एक तंत्र सा विकसित कर लेती है, उसको अपवा तंत्र या नदी प्रवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और नदी बेसिन जो एक मुख्य नदी के तटीय मैदानी क्षेत्र को, तटीय मैदानी क्षेत्र का जो प्रभावित क्षेत्र विकसित होता है उसको नदी बेसिन कहा जाता है। एक मुख्य नदी, एक मुख्य नदी अपने तटीय मैदानी प्रभावित विकसित क्षेत्र को नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। एक मुख्य नदी है जैसे चंबल है, इसकी एक छोटी मोटी सहायक नदियां मिलकर इसके तटे का जो विकसित प्रभावित क्षेत्र विकसित होता है उसको नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो नदियों का प्रवाह धरातल
ढाल की अनुकूलता में होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, नदियों का प्रवाह, दूसरा जल स्रोत, ठीक है, नदियों का प्रवाह धरातल के ढाल के अनुकूल, धरातलीय ढाल के अनुकूल होता है। अपने को छोटी से छोटी चीज को भी नहीं छोड़ना है। आपको ये सब चीजें याद है, फिर भी अपने को एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए और इसका संपूर्ण अध्ययन करना है, ताकि कोई से भी टॉपिक से उठा करके क्वेश्चन पूछे बली से अपने को घबराना नहीं है और आंसर दे देना है। जल स्रोत, नदियों में जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल। कभी कभी क्या होता है कि अपन इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और मुख्य चीजों पर ध्यान दे लेते हैं। चंबल नदी, बनास नदी, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन कौन से जिलों में बहती है, इस प्रकार की नदियों को रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये उठा करके यहीं से उठा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सारे धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है और यहीं से स्टार्ट होता है अपना नदी जल प्रवाह तंत्र। तो राजस्थान में जो नदियों का जाल बिछा हुआ है वह यहाँ की धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बनता है और इसकी इनकी सहायक नदियों के साथ साथ में एक अफवाह तंत्र विकसित करते हैं। तो धरातलीय ढाल की अनुकूलता में जो प्रवाह तंत्र विकसित होता है उसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 भागों में बांट करके अपन अध्ययन करते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दूसरा है अरब सागरीय अफवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र। ठीक है, तो राजस्थान में बहने वाली नदियों का जो अफवाह तंत्र बनता है उस अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट करके अपन अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। क्वेश्चन बन करके कितनी बार आ चुका है और आने की संभावना रहती है, कौन सी नदी, कोई सी भी नदी का नाम ले लेता है, कौन से अफवाह तंत्र की है, या फिर बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियां इनमें से कौन सी नहीं है। इस प्रकार से उल्टे सुल्टे क्वेश्चन बना करके दे देता है। तो आपको तो एक ही चीज को अगर समझते हुए चले
तो वैसे भी किसी भी प्रकार से लैंग्वेज में घुमा करके ट्यूशन दे अपन आराम से उसको कर सकते हैं। तो पहला नंबर का लेते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यहाँ लिख देता हूँ, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती हुई ऐसी राजस्थान की मुख्य और सहायक नदियां जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों में जाकर के मिलती है, जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। उन नदियों में अपनी राजस्थान की नदियां भी जाकर के मिले तो वह अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाता है। यहाँ लिख देता हूं, राजस्थान की वे नदियां जो भारत के बंगाल की खाड़ी वाले अफवाह तंत्र में मिलती हो तो ऐसी नदियों को बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी नदियां राजस्थान की कौन कौन सी है? नदियां हैं, ये नदियां कौन कौन सी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र बनाने वाली? जैसे चंबल है, चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, आदि ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र बनाती है और राजस्थान से यह प्रवाह करती है, अपनी सहायक नदियों के साथ में बहती हुई भारत की उस अफवाह तंत्र से मिल जाती है जो राजस्थान से बढ़कर के और अफवाह तंत्र बनाती हुई बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनाती है। तो कौन सी नदियां हैं? चंबल है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, आदि नदियां हैं। अब ये नदियां एक मुख्य नदी के रूप में है और इनकी सहायक नदियां अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले नंबर की नदी लेते हैं चंबल। चंबल नदी की सबसे पहले उत्पत्ति
उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, चंबल नदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नामकरण के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, और फिर पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से इनसे ही क्वेश्चन बन करके आते हैं हमेशा कि चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से है, इसका नामकरण किस प्रकार से दिया गया और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इन पर ध्यान देना। तो मानचित्र में देखें तो मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति है और ये राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करती है और गति भी इस प्रकार से वापिस मध्य प्रदेश में ही ये प्रवेश कर जाती है। तो उत्पत्ति मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इसकी उत्पत्ति है और विंध्याचल पर्वत में भी जनापाव की पहाड़ी से मऊ नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 616 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। एक छोटे छोटे झरनों के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है जो समुद्र तल से 616 मीटर की ऊंचाई पर है और समुद्र से उत्पत्ति मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसकी उत्पत्ति है और इस विंध्याचल पर्वत के जनापाव की पहाड़ी का नाम है और उस पहाड़ी में मऊ नामक स्थान से ये निकलती है। मऊ नामक स्थान से उत्तरी ढाल से निकल करके मध्य प्रदेश में बहती हुई ये राजस्थान के 84गढ़ राजस्थान में कहाँ से ये प्रवेश करती है, राजस्थान में चौरासीगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान है। वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद यह एक जलप्रपात बनाती है
जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? यानी कि अपने तली में नदी तीव्र अपरदन से गहरा गर्त बना लेती है, जिससे पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ झरने के समान नजर आता है। उसको जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से लिख लेना पहले। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात का नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात इसका नाम है। चूलिया जलप्रपात बनाती है। और ये चूलिया जलप्रपात कौन से जिले में है? ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। और यहीं पर राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है, ध्यान रखना। इसी चूलिया जलप्रपात के समीप एक बांध बना हुआ है, बांध। वैसे इस पर बांध तो 3 है, गांधी सागर है और राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है। ये 3 बांध है। बाकी अपन जब जल परियोजनाएं पढ़ेंगे ना राजस्थान की, जब विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, केवल ये अपने को तो इस इतना सा पढ़ना है कि इस जलप्रपात के समीप एक बांध भी बना हुआ है, अभी इतना सा पढ़ना है। और उसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कितने बार पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात ये बनाती है, चूलिया जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ जिले के समीप चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। और ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? राणा प्रताप सागर बांध है, नदी पर नहीं पूछता है, चित्तौड़ में, कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में। कौन से जिले में आता है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। ठीक है, इसके बाद इसी के समीप राणा प्रताप सागर के समीप ही राउतभाटा नामक स्थान पर रावतभाटा के समीप राजस्थान आणविक केंद्र, राजस्थान आणविक ऊर्जा केंद्र है। राजस्थान आणविक ऊर्जा केंद्र बना हुआ है, जो कि रावतभाटा के समीप है, चंबल नदी के किनारे है और कोटा जिले में आता है। इसमें कोटा जिले की सीमा में ये बना हुआ है। ध्यान रखना कि राजस्थान आणविक ऊर्जा केंद्र, अगर कोटा जिले का ऑप्शन नहीं रहे तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के रूप में मान लिया जाता है। कभी कभी तो रावतभाटा का आधा हिस्सा चित्तौड़गढ़ जिले में और आधा हिस्सा कोटा में, इस प्रकार से आता है। तो ये आणविक ऊर्जा केंद्र कोटा में माना जाता है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित क्वेश्चन कितनी बार बनकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से ये चंबल नदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा आपने। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ी से
मऊ नामक स्थान से ये निकलती है। राजस्थान में 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसी नदी पर यही चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक जलप्रपात है, जिसको चूलिया जलप्रपात कहा जाता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा चूलिया जलप्रपात है। इसी के स्थान पर एक बांध बना हुआ है चंबल नदी पर ही, जो राणा प्रताप सागर बांध है। और चित्तौड़गढ़ जिले में ही इसकी स्थिति है। उसी के समीप राउतभाटा के समीप एक आणविक ऊर्जा केंद्र है, जिसको राजस्थान आणविक ऊर्जा केंद्र के नाम से जाना जाता है और कोटा जिले में स्थित है। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल तरीके से धीमी गति से एक एक चीज को समझते हुए अध्ययन करेंगे। आगे भी इसी प्रकार से अब इसकी चंबल नदी की का नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और समझते हुए पढ़ना है, और आगे भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।